बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ सरवर बारी साहब मौजूद हैं, हेड है पतन के। ये आपको पता है इन्होंने भी ऑडिट किया पाकिस्तान का जो इलेक्शन 8 फरवरी 2024 जो पाकिस्तान का 1970 के बाद या उससे भी ज़्यादा कहा जा रहा है कि ये बदतरीन इलेक्शन था। इस इलेक्शन में अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ का दावा है कि उनकी 374 नशिस्तों पर डाका मारा गया, जिसमें पंजाब में 135 सॉरी कौमी असेंबली में 135, पंजाब में 153 नशिस्तें, सिंध में 43, खैबर पख्तूनख्वा में 38 और 6 बलूचिस्तान में। मखसूस नशिस्तों का केस आप देख चुके हैं, जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा लार्जर बेंच का फुल कोर्ट का एक फैसला भी सामने आया, जिसमें 8-5 से ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जानी, जिसमें इलेक्शन एक्ट में तब्दीली और तरमीम का जो मामला है। इस इलेक्शन में वारदात 3 तरीके से हुई है। एक तो प्री पोल रिगिंग जिसे कहा जाता है, जैसे ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे इलेक्शन नहीं करवाया गया, उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक छीना गया, तहरीक इंसाफ से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई, उनसे बल्ले का निशान छीना गया, उनके उम्मीदवारों को जिस तरह कागजात जमा नहीं करवाने दिए गए, पूरा एक प्रोसेस था। फिर इलेक्शन वाले दिन जो फ्रॉड हुआ, लेकिन उसके बाद जब आम तौर पे माजी में जितने भी इलेक्शन हुए, उसमें हुकूमत ने जो उस वक्त के जो एस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर लोगों ने सरेंडर कर दिया, वो मान जाते थे। लेकिन यहाँ इलेक्शन के बाद असल वारदात शुरू हुई और पूरा मैंडेट जिस तरह चोरी किया गया, ये पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा मामला है जो अब फॉर्म 45, फॉर्म 47 बच्चे बच्चे को समझ आ चुका है। और पतिन ने इस पे पूरा ऑडिट किया है पाकिस्तान के इलेक्शन का, बड़े अहम हलकों का भी। इसमें बड़ी इलेक्शन की फ्रॉड की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं, खास तौर पर अगर एन 130 जो मियां नवाज शरीफ साहब का हलका है, उसमें अगर आप सिर्फ एक एक ही हल्के की वारदात देखें तो 88,000 वोटों से वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार चुके हैं। और इसके साथ साथ बाकी तमाम हलकों में देखें तो सियालकोट रेहाना डार साहब है, नूर आलम खान है, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, ये इस्लामाबाद की 3 अहम नशिस्तें, जिसपे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब वो फैसला भी सुनने जा रहे हैं। अभी उसकी समाअत जो आपको पता है वो फिलहाल छुट्टियों में। अब इसके अलावा रावलपिंडी की जो कमिश्नर चट्ठा का बयान आया, उस पे धांधली के बड़े सबूत सामने आए। लेकिन पतिन का ये जो मामला है, ये मामला इन्होंने अभी हाल ही में सरवर बारी साहब आपको यूके में जो हाउस ऑफ कॉमन की शायद वो उनकी प्राइवेट मीटिंग थी, कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से, वहाँ पर इनकी एक बड़ी अहम स्टेटमेंट भी थी और ये वहाँ पर भी पेश है। और अमेरिका, बरतानिया, अक़वाम मुत्तहिदा, फैफिन समेत इन इलेक्शन को मुतनाज़ा मान चुके हैं, कलअदम करने की भी बात हो रही है। तो ये बड़ा अहम मामला है। आज मेरे साथ सरवर बारी साहब मौजूद हैं, इनके सामने कुछ बड़े अहम सवाल रखते हैं ताकि आपको बहुत सारी अहम चीज़ों का अंदाज़ा हो। सरवर बारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताएं, पतिन जो एज ए एक बॉडी है, ये आप लोग इंडिपेंडेंट हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट हैं, किसी के अंडर काम करते हैं? आपकी इस रिपोर्ट की अहमियत क्या है? देखिए, पतन जो है 1993 से जब पाकिस्तान में बहुत बड़े सैलाब आए थे, उस वक्त से काम कर रही है और 2001 से हम उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के इलेक्शंस हैं उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और पतन जो 2024 के इंतखाबात का मुशाहिदा किया है, हमने जो तज्ज़िया किया है, हमने जो ऑडिट किया है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहला एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसके लिए कोई फॉरेन फंडिंग मौजूद नहीं थी। किसी किस्म की हमने फंडिंग के लिए ना अप्लाई किया, ना हमने एक्सेप्ट की। तो ये बुनियादी तौर पर हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि ये वाहद इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट किस्म का इलेक्शन का मुशाहिदाकारी थी और उसके बाद हमने ऑडिट का काम शुरू किया। और इसके अलावा हमारे साथ एक कोलेशन 38 है, उसके तकरीबन 200 से ज़्यादा जो सिविल सोसाइटी की तंजीमें हैं, मजदूर अंजुमनें हैं और दानश्वर हैं, उसके मेंबर हैं। तो ये उस लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक कोलेशन है सिविल सोसाइटी का, जो जमहूरियत और गुड गवर्नेंस के लिए काम करती है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अभी जो आपने जैसे कहा आपको कोई फॉरेन फंडिंग नहीं, जैसे पाकिस्तान में आपको पता है एनईडी है, नेशनल एंडोमेंट फंड फॉर डेमोक्रेसी है, वो दिया जाता है ताकि वहाँ डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाए। और इस तरह की आपको कोई फॉरेन फंडिंग, कोई किसी इदारे से आपका कोई बराह रास्त, यूनाइटेड नेशन एक्सेट्रा, कोई पैसे देते हो आपको? देखिए, 2024 के जो आम इंतखाबात हैं, इसके लिए हमने किसी से कोई फंडिंग नहीं ली और हम यकीन रखते हैं कि जमहूरियत की जो परवरिश है, जो जमहूरियत की परवान चढ़ना है, वो फॉरेन फंडिंग से नहीं हो सकता। वो इंडिजिनस तरीके से ही हो सकता है, क्योंकि यूरोप ने और मगरब ने करोड़ों डॉलर जो है जमहूरी इक़दार और सबकी जो परवान चढ़ाने के लिए दिए हैं, लेकिन उसका असर हम देखते हैं कि तीसरी दुनिया में तरक्की पजीर ममालिक में जमहूरियत उस वजह से परवान ही नहीं चढ़ रही, बल्कि वो पीछे जा रही। तो बिल्कुल ऐसे इसलिए हमारा ये
हमारा ये पुख्ता इरादा था कि हम जो पतन कोलिशन 38 के तहत किसी किस्म की फॉरेन फंडिंग अगर हमें ऑफर भी होगी तो हम नहीं लेंगे। हम पाकिस्तानी जो दोस्त हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस आए, तो उनकी मदद से हमने ये इलेक्शन ऑब्जर्व किए और आज तक जी, जो काम कर रहे हैं वो सेल्फ रिलायंट है, खुद जी। इंसारी के ऊपर मुनहसर है। अभी आपकी तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान से कोई ऐसी एफ़िलिएशन जिस पे कुछ लोग जो आपके मुखालफिन हैं, वो आपके मुखालफिन से मुराद जो खान साहब के मुखालफिन हैं सॉरी, वो जो शक कर सकें कि शायद कोई इस रिपोर्ट में आपने कोई जानिबदाराना काम किया, कोई ऐसा कोई मामला हुआ अभी तक? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, ना पीपल्स ठीक है। पार्टी से है, ना पीएमएलएन से है और ना पीटीआई से है। लेकिन बिल्कुल हम सही। समझते हैं कि अगर किसी जमात के साथ ज्यादती होती है, जैसे ज़िया-उल हक के ज़माने में पीपल्स पार्टी के साथ बहुत जुल्म हुआ, उसके जी, चेयरमैन को बिल्कुल। फांसी दी गई। फिर मुशर्रफ के ज़माने में नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने सफ़र किया और मैं मुशर्रफ के ज़माने में भी जेल गया था। अच्छा। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो जबर और तशद्दुद है पाकिस्तान में और जो फ़ज़ा कायम की गई है, जो लोगों को उठा लिया जाता है और जिसके ऊपर आप देख रहे हैं पूरा बलूचिस्तान सड़कों पर निकला हुआ है, जी। तो हम समझते हैं कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है सिविल सोसाइटी की कि वो जमहूरी इक़्तिदार के ऊपर जो भी हमलावर होगा उसको हम अपोज़ करेंगे। उसका बेनिफिट अगर किसी को होता है तो उससे हमारा तल्लुक नहीं है। हम बुनियादी तौर पर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बहाली के लिए भी मैं जेल गया था। अच्छा, और चलें ये आपने बड़ा पतन अच्छा पत एस्टेब्लिश किया। पतन ये पतन तरक्याती तंज़ीम ने जजेस की बहाली के लिए बुनियादी किरदार अदा किया था। जो पहले 35 लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने मुज़ाहरा करने आए थे, उनमें मैं भी शरीक था और मेरे साथी भी शरीक थे। बिल्कुल सही। तो इस चलिए ये तो लिहाज बड़ा से अच्छा हमारी जी, जी। इंडिपेंडेंस मुसल्लमा है। हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया को पता है, मीडिया वाले जानते हैं कि पतन और सरवर बारी ने हमेशा पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद की है और उनके साथ हुँ। खड़े रहे हैं। नहीं, ये स बड़ा अच्छा आपने किया, ये एस्टेब्लिश हो गया अब क्योंकि मैं ये सवाल आपसे इसीलिए पूछ रहा था कि पीपल्स पार्टी के दौर में भी और या नून लीग के लिए भी, पीटीआई के लिए, आपने सबके लिए एक इंडिपेंडेंट काम किया। अच्छा, अब आपकी जो रिपोर्ट है, ये जो आपने ऑडिट किया, ये तो एक बड़ा एक्सटेंसिव मामला है, इस पे तो बड़ी डिटेल आपको पता है फॉर्म एक बड़ा मतलब लेंथी प्रोसेस है। तो आपके पास क्या टीम मौजूद है या आपने कोई एक्सपर्ट्स हायर किए हुए थे? कैसे आपने सारा प्रोसेस किया और कितने हल्कों का किया? देखिए, हमने इंतखाबात के फ़ौरन बाद मैं इंतखाबात के बाद की बात कर रहा हूँ, जो ऑडिट की जी। बात है। जी, जी। इंतखाबात के फ़ौरन बाद हमने इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं, इनका ऑडिट किया था और ऑडिट से मुराद हमारी ये थी कि जो फ़ॉर्म 45 हासिल किए पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने पोलिंग रिजल्ट्स के हवाले से, जो हमने और हमारे जो ऑब्जर्वर्स थे, उन्होंने हासिल किए तमाम पाकिस्तान के हलकों से। और इसके अलावा जो फार्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर लगाए गए उनकी हमने तस्वीरें ली। और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ने फिर बाद में जो फार्म 45 इशू किए और फार्म 47 हुए उनका हमने एक ऑडिट किया और उस ऑडिट को हमने निकाला था और उसमें हमने एस्टेब्लिश किया था कि इस्लामाबाद की तीनों सीटों के ऊपर बड़े पैमाने पर धांधली की गई है और जो नतज है वो चेंज किए गए हैं। बिल्कुल सही। फिर हमने जो है जी, 1 सेकंड जो मैं इसको ज़रा थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई कर दूँ तो आपने एक उम्मीदवारों के पास जो फ़ॉर्म 45 होता है वो आपने हासिल किया, जो सारे उम्मीदवारों से। फिर ये जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे था और वो जो बायर पब्लिश किए जाते हैं इनके बायर आपने तीनों ज़राए से फ़ॉर्म 45 और हासिल अपने करके हमारे अपने ऑब्जर्वर्स थे और उन्होंने भी आपके एक अपने किया ऑब्जर्वर था। भी 4 ज़राए से मतलब 4 ज़राए जी, से आपने हम फ़ॉर्म 45 लिया, जी। उसके बाद से आपने उनको टैली किया, उसके अंदर डिफरेंसेस देखे, कहाँ-कहाँ बेज़ाब्तगियाँ हैं, कहाँ कटिंग हुई है, कहाँ इस तरह की जो बिल्कुल, माइनर या बिल्कुल। मेजर जो जी, जी। वारदात की। अच्छा, तो ये पहले इस्लामाबाद से शुरू किया, फिर आपने उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद हमने जो है जो फार्म 47 का बहुत शोर बचा पाकिस्तान में तो हमने सोचा कि फार्म 47 की बात तो बहुत हो रही है लेकिन कोई कंक्रीट चीज़ सामने नहीं आ रही, तो हमने फिर जो शायद आपको याद हो 266 हलके हैं जी, पाकिस्तान जी, में कौमी बिल्कुल, असम्बली के और लेकिन ऐसे ही। इलेक्शन हुए थे 265 हलकों में। हाँ जी, एक तो मैं हमने खुद 265 जो फार्म 47 थे, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद थे, हमने उनका ऑडिट किया और उसमें हमें 12 किस्म के मसाइल हमें नजर आए
अच्छा, और ये तकरीबन जो संजीदा मसाइल थे वो 265 में से 208 जो हल्के हैं उनमें ये पाए जा रहे थे, और बुनियादी तौर पर दो किस्म के मसले थे। पहला मसला था कैलकुलेशन एरर्स थे, कि जो टोटल वोट वो कह रहे हैं कि यहाँ पर टोटल वोट कितने पोल्ड हुए हैं इस हल्के में, और जो उसको जब हम रजिस्टर जमा करते थे तो वो पूरे नहीं होते थे, तो कैलकुलेशन एरर्स थे सीरियस। और दूसरा सबसे बड़ा मसला था कि जो आरओज हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि जो फॉर्म 47 है उसको प्रोफेशनली फिल करें, उसको पुर करें, उसमें जो भी डिटेल रिक्वायर्ड है कानून और आइन के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट 217 के मुताबिक, क्या उन्होंने पूरी की है या नहीं की, तो वो हमें 74% जो फॉर्म 47 थे उनके ऊपर हमें आरओज के दस्तखत, बाकायदा दस्तखत, उनकी मोहर, एक यूनिफॉर्म मोहर होनी चाहिए, वो नहीं लगाई। उन्होंने जिस जगह पर बैठकर इलेक्शन रिजल्ट तैयार किए, फॉर्म 47 तैयार किया, उसका जिक्र कोई नहीं है, और बहुत सारे फॉर्म्स पर डेट भी नहीं थी। तो हमने बड़ा सोचा इसके बारे में कि आखिर ये जो बुनियादी चीजें हैं कि अगर दस्तखत मुनासिब नहीं है, सिर्फ इनिशियल कर दिए गए हैं, अपनी स्टैंप पूरी नहीं लगाई, सिर्फ आरओ लिख दिया है, हल्का नंबर फला, ये काफी नहीं है। एक यूनिफॉर्म स्टैंप की जरूरत है, सील की जरूरत है। ये आईनी जिम्मेदारी थी, कानूनी जिम्मेदारी थी आरओ के ऊपर। तो हुँ, वो ऐसे फॉर्म 70% से ज्यादा ऐसे फॉर्म 47 हमें मिले जिनमें ये मसला था। और फिर हमने तीसरा जो स्टेप किया था वो हमने देखा था, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का ऑडिट किया, और उसमें हमें ये हमने रिपोर्ट 3 जुलाई को निकाली थी, और उसमें हमने देखा कि जो गूगल ड्राइव्स इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली हुई हैं, ऊपर लिखा हुआ है फॉर्म 45, एक पूरी गूगल ड्राइव है, आप अभी जी, जी, जाके मैंने देखें देखी वो है। मौजूद होगी। और जी, लेकिन उसके अंदर फॉर्म 45 एक भी नहीं था, वो फॉर्म 45 थे। फॉर्म 46 वाली जो गूगल ड्राइव है उसके अंदर भी वही फॉर्म थे, और फॉर्म 45 वाली जो ड्राइव थी उसके अंदर भी फॉर्म 46, दो दफा, एक दफा उधर एक दफा उधर डाल दिए गए। और जब ये रिपोर्ट निकली, मीडिया ने इसको पिक किया, तो नेक्स्ट डे इलेक्शन कमीशन ने वो फॉर्म चेंज कर दिए। जी, जी, जब वो उन्होंने वीडियोज़ को चेंज मौजूद है, हमारे पास मौजूद है जी, वीडियोज़। वो जब उन्होंने चेंज किया तो उसकी डेट भी आ गई, और वो जो उन्होंने टेम्परिंग की वो खुलकर सामने आ गई। तो फिर डॉन ने इसके ऊपर एडिटोरियल लिखा, जी, न्यूज अखबार ने किया, बहुत सारे डॉन ने इस पे फ्रंट पेज पे स्टोरी भी छापी। और तो ये चीजें, और फिर फाइनली अभी जो हमने हाल ही में किया है वो बुनियादी तौर पर अभी जिसके ऊपर बात हो रही है वो NA-130 है। इस वक्त हमारी जो टीमें हैं वो तकरीबन 20 के लगभग, और जो हल्के हैं उनका उन एनालिसिस कर रही हैं। अच्छा, तो ये जो NA-130 है, इसमें तो 88,000 का डिफरेंस है, मैं जो आपकी रिपोर्ट देख रहा था। तो इसमें तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो उनके हलके में वोट जो है वो रजिस्टर्ड वोटों से ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए हुए हैं, मिरेकल उन्होंने किए हुए हैं ऐसे। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो वाज़ह तौर पर जीती हुई हैं। इसी तरह सियालकोट में भी बाकी भी मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, उसमें नज़र आती थी कि डिस्क्रिपेंसीज़ इतनी ज़्यादा हैं। तो आपकी ये जो रिपोर्ट है, सबसे पहले ये बताइए इसकी आईनी क्या हैसियत है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट में प्रेज़ेंट हो सकती है? अगर ऐसा 8 ये नए अगर चीफ जस्टिस आते हैं, वो इसका केस शुरू करें और आपकी रिपोर्ट प्रेज़ेंट हो, तो इसकी कानूनी हैसियत क्या है? देखिए जी, उसकी कानूनी हैसियत तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई आईनी और कानूनी इसकी हैसियत है, लेकिन इसकी एक एथिकल और एक एकेडमिक अहमियत बहुत ज्यादा है। रिसर्च है, बिल्कुल। और इसकी उसी हवाले से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा, अगर आप देखें हमारी प्रेस रिलीज, हमने उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाया कि मियाँ नवाज शरीफ ने धांधली की है। हम बिल्कुल, सिर्फ ये कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए धांधली की गई है, और शायद बिल्कुल, उनको बिल्कुल, मालूम भी ना हो कि उनके साथ क्या हाथ किया गया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बुनियादी बात, हमारा मकसद ये है कि पब्लिक के सामने ऑडिट पेश किया जाए, क्योंकि एक बहुत गहरा रिश्ता हमें नजर आता है कि जो लोग वोट चोरी करते हैं वो हमारे नोट भी चोरी करते हैं। अभी बिल्कुल, जो लिस्टें बिल्कुल। आ रही हैं बिजली IPPs की, जो लिस्टें आ रही हैं कि कौन मालकान है, उनमें बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त जो है, उसमें बहुत सारे वो लोग हैं जो माजी में हमारे वोट चोरी करते रहे हैं पब्लिक के, इस और दफ़ा वो भी किया। बिल्लों के जरिए, वो हमारे नोट भी चोरी करते हैं। तो ये बिल्कुल, बहुत गहरा, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और हमारी रिपोर्टों का बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में एक जो अकाउंटेबिलिटी है, जो अदारे हैं जो पाकिस्तान की पब्लिक के सामने जवाबदेह होने चाहिए। हमारा आइन भी उसकी इजाज़त देता है, हमारा कानून भी इजाज़त देता है।
और अवाम के सामने कंक्रीट एविडेंस लेके आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो नहीं आपने रिसर्च भी की? अगर जी। सुप्रीम कोर्ट हमें हुक्म करेगी, हम बिल्कुल अपना सारा डेटा लेकर वहाँ जाएँगे। बिल्कुल, मेरा ये सवाल था, आपने जवाब पहले ही दे दिया, बिल्कुल सही कि अगर आपको बुलाया जाए तो आप आएँगे, ठीक है। आपने तो रिसर्च की है, एविडेंस जो है वो बैक्ड किया है अपना मुकम्मल साइंस के साथ, रिसर्च के साथ, तो मेरे ख़्याल में इसे झुटलाया नहीं जा सकता, बहुत बड़ा सबूत है ये। अब ये बताएँ, अभी आप हाल ही में जुल्फ़ी बुख़ारी और मेहरबानों के साथ वहाँ मौजूद भी थे, हाउस ऑफ कॉमन थे शायद वहाँ, लॉर्ड हन्नान के और नाज़ शाह की उस ब्रीफिंग में मैंने देखा आपकी वो वीडियो भी। तो वहाँ पे क्या मामला, वहाँ पे भी क्या यही रिपोर्ट पेश की गई जिसे दोनों पार्टीज़ ने एक्सेप्ट किया, और अमेरिका में भी, और उसके बाद फैफिन, और ये सारा ये आप ही की क्या रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, हर जगह वो देख रहे हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स और या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो मीटिंग हुई थी, हम समझते हैं कि वहाँ ये बात करनी बड़ी ज़रूरी थी कि हमारे इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इन ममालिक ने बहुत पैसा दिया है, बहुत सरमाया दिया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो नाअहलियत है और जो बददियानती है, हुँ, अगर हम उसको देखें तो हमें लगता है कि वो पैसा जो है, वो भी टैक्स पेयर्स के पैसे आते हैं, चाहे वो अमेरिका से आएँ या बर्तानिया से आएँ या जर्मनी से जाएँ या यूरोपियन यूनियन से जाएँ। उसका असर जो है हमारी जो इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन वाले हैं, उस ऑडिट से आपके सामने नज़र आता है कि वो जो 10वीं क्लास का बच्चा काम कर सकता है, वो हमारे इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं, वो ये काम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज़ किया कि मगरिब में तो ख़ास तौर पर जब वो टैक्स पेयर के पैसे ऐसे इस्तेमाल हो, तो वो तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल बनता है। ख़ास तौर पर ऐसे मौके पे जब वो इलेक्शन के साल है वहाँ पे, कि इतना पैसा आप दे रहे हैं और वहाँ पे उसका ये हाल किया जा रहा है। अच्छा, अभी आपको ये जो इलेक्शन एक्ट में तब्दीली करने की कोशिश की जा रही है, मखसूस नशिस्तों का मामला भी है। आप तो बड़ा क्लोज़ली ज़ाहिर है वॉच कर रहे होंगे सारी चीज़ों को। आपको क्या लगता है कि ये मामला किस तरफ जाएगा? देखिए, बुनियादी वजह जो है वो पहले तो भरपूर कोशिश की गई, जैसे आपने खुद फरमाया कि इलेक्शन से पहले मुकम्मल तौर पर पीटीआई को नॉकआउट करने की कोशिश की गई, जो कि एक जमहूरी और आईनी जो हमारे फ्रेमवर्क है उसकी खिलाफ वर्जी की गई। जब अवाम ने फ्रस्ट्रेट कर दिया, जो भी एस्टेब्लिशमेंट ने और पीडीएम की गवर्नमेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर किया, केयर टेकर गवर्नमेंट ने किया, जब लोगों ने वो सारी जो साजिश थी उसको नाकाम किया, और बहुत बड़ी तादाद में हमारे एस्टिमेट के मुताबिक, चूंकि हमने एग्जिट पोल किया था इलेक्शन वाले जी। दिन, 65% लोग अपने घरों से निकले थे वोट डालने के लिए, लेकिन सब लोग वोट नहीं डाल सके, और क्योंकि उनके वोट कहीं इधर उधर कर दिए गए थे। तो इसके बावजूद जब जो चोरी की गई है, जो मैंडेट चोरी किया गया है, जो निकाला गया है वहां से, रिजल्ट चेंज किए गए हैं, तो अब उसको छुपाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। इलेक्शंस हुँ, एक्ट में 2017 में जो तब्दीली की जा रही है, वो बुनियादी तौर पर यही है कि किसी तरह डिलेइंग टैक्टिक्स कर करके एक दो साल निकाल लिए जाएं और फिर दोबारा इलेक्शन करवा लिए जाएं। तो मेरा अपना ख्याल है, चूंकि जो धांधली का लेवल है वो इतना बड़ा है कि उसको हजम करना, उसको छुपाना और उसको उसके साथ हुक्मरानी करना नामुमकिन हो चुका है। तो ये हुँ। जो इलेक्शंस एक्ट में थोड़ी सी तब्दीली कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये जाएगा कि तो वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जब जब इलेक्शंस हो गए हैं, अब आप माजी में जाकर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि रूल्स ऑफ गेम जो हैं वो गेम शुरू होने के बाद तब्दील नहीं हो सकते। ये हुँ, एथिकल इशू है, एक बहुत बड़ा एथिकल इशू है, और ये इसलिए हमारे बहुत सारे कवानीन भी एथिकल होते हैं और एथिक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक भौंडी कोशिश है जो नाकाम होगी। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपसे एक एक लाइन में स्टेटमेंट पूछी जाए, आपने तो ऑडिट किया इन इन तमाम फॉर्म 45, 46, 47 का बड़ा आपने मतलब बगूर देखा है आपने, मुताला किया उसका, स्टडी किया, एविडेंस भी है। आपको अगर मैं ये कहूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ ये इलेक्शन 2 तिहाई अक्सरियत से पूरे पाकिस्तान में जीत चुकी है, तो ये बात दुरुस्त होगी? देखिए, मैं कोई हतमी बात नहीं कर सकता जब तक हम सारे ना कर लें, लेकिन यकीनन ये इस चीज़ का इशारा हमें नज़र आता है जी। कि चलें, मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। आपको अगर मैं फ़र्ज़ करें आपसे ये कहूँ कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन है इसमें तकरीबन अगर कहा जाए तो 60 टू 70% जो नशिस्तें हैं, वो मैंडेट स्टोलन हुआ है, किसी जमात देखिए, का भी हो। हमारा जो एक बहुत ही इब्तदाई जो एस्टीमेट है, अंदाज़ा है कि तहरीक-ए-इंसाफ यकीनी तौर पर सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही थी पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में। ख़ास तौर पर लाहौर, रावलपिंडी
फैसलाबाद में तो जीती है पार्टी, मुल्तान और पंजाब और इसी तरह गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात, ये अगर इनकी तमाम नशिस्तों को आप इकट्ठा कर लें तो ये पंजाब की जो सबसे ज्यादा नशिस्तें पंजाब की हैं। तो हमारा अंदाजा है कि पंजाब की तकरीबन 110 के लगभग जो नशिस्तें थी वो पीटीआई कुड हैव वन। लेकिन जो जो क्योंकि अगर तो आप देखें, डिपेंड करता है आप कहाँ से इसको शुरू करते हैं। आप अगर शुरू करते हैं कि जो बल्ले का निशान है वो छीन लिया गया है, उसकी वजह से कितने लोग बल्ले के जो पीटीआई की हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उनको तलाश करने में उनको कितनी दिक्कत हुई। अगर आप उसको भी शामिल करें कि जो उस इलेक्शन से पहले जो कंपेन नहीं करने दी गई, लोगों को मोबिलाइज करने की इजाजत दी गई, जो नॉन कैंडिडेट थे पीटीआई के उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। बहुत सारी जैसे राशिदा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो है वो जेल में है, कंपेन नहीं कर पाई। तो अगर ये सारे फैक्टर्स आप इकट्ठे करें, अगर तो आप सिर्फ जो फॉर्म 45 चेंज किए गए हैं, फॉर्म 47 चेंज किए गए, अगर उसको देखें तो जरा तादाद कम होगी। लेकिन अगर आप पूरे प्रोसेस को, पूरा जो इलेक्टोरल साइकिल है उसको आप एनालाइज करें तो हम कह सकते हैं कि 2/3 मेजोरिटी ले सकती थी पीटीआई। बिल्कुल। तो लेकिन उसके जो सर जो जी। इलेक्शन के बाद जो धांधली हुई है उसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि ये यकीनन 150 के लगभग सीटें जरूर ले सकते थे। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अभी भी वो अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला तो आ गया उनका, अभी भी वो सबसे बड़ी जमात वही है। तो जी अगर जी ये आपके कोल 46% भी मैं देख रहा था मैंडेट चोरी का अगर उन्हें वापस मिलता है जो केसेज़ उनके ट्रिब्यूनल्स में हैं, तो वो बड़े आराम से जो है वो वेल एंड ट्रूली 180 तक लेके जा सकते हैं ये मामला। लेकिन ये देखना होगा कि अभी आगे चलता क्या है। अब आपको क्या लगता है सर आगे मूविंग फॉरवर्ड इसका क्या होगा क्या इस इलेक्शन के मामले पर? देखिए, मेरी मेरी रीडिंग ये है कि ये ज्यादा देर इस तरह के मैंडेट के ऊपर हुकूमत चल नहीं सकती। हुँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी की कैफियत आज आपके सामने है कि बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि चाइना ने अभी तक आपके जो रीप्रोफाइलिंग है, हमारा जो जी। डेट है, अभी तक उसे कुछ रोल नहीं ओवर नहीं हुआ। किया। बिल्कुल हालांकि सही। 100 दिन से ऊपर गुजर चुके हैं। आईएमएफ ने पैसे भी तेमा नहीं दिए सर अभी तक। आईएमएफ के पैसे नहीं आ रहे, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं आ रही, यहाँ से लोग जो है बाहर एसआईएफसी से नाकाम हो चुका है। पैसे नहीं भेज रहे। रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो डेड हो रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो पाकिस्तान एक तो चल नहीं रहा। हुँ, दूसरा ये है कि जो कोर्ट्स हैं वो अपनी अपनी इंडिपेंडेंस का मुजाहरा कर रही हैं और पार्टियों के दरमियान भी बहुत सारी चपकलश चल रही है। तो सियासत में मेरा अंदाजा है कि अगर ये 2-3 माह और निकाल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी और बात। नए इलेक्शन पे जाने से पहले बहुत जरूरी होगा कि पाकिस्तान के इस इलेक्शन का एक कंप्रीहेंसिव ऑडिट होना चाहिए। और हमारे अंदाजे के मुताबिक अगर हम एक छोटी सी तंजीम ऑडिट कर सकते हैं तो पाकिस्तान के पास बड़े वसाइल हैं और ये ऑडिट जो है हमारे अंदाजे के मुताबिक 2 हफ्तों में मुकम्मल हो सकता है। हुँ, और उसके बाद और ऑडिट में ये चीज़ें बहुत सामने आनी चाहिए कि तरीका वारदात क्या था, उसमें कौन लोग शामिल थे और उनकी मोटिवेशन क्या थी, और फिर उनको बिल्कुल उनकी नेमिंग एंड शेमिंग हो, उनको उनको पनिश भी किया जाना चाहिए। आर्टिकल तभी 6 जाकर नए इलेक्शन होने चाहिए ताकि हम ये जो है जो तरीका वारदात था उसका तदारक ढूंढ सके, उसका जो हम जो रोकने का एक जिसको हम कहते हैं मैकेनिज़्म बना। रिस्क रिडक्शन जो है, जो हुँ, खतरा है वो हम उसको कंप्लीटली एलिमिनेट करें इलेक्शन में। बिल्कुल सही बात है। और इन्हीं उसके लोगों लिए से दो इलेक्शन चीजें, आखिरी में दो चीजें कहना चाहता हूँ। दो जी, चीजें अगर आप कर लें, एक तो अगर आप ईवीएम का इस्तेमाल करें, पेपर ट्रेल वाली ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और दूसरा जो इंतखाबी निज़ाम है हमारा वो चेंज होने वाला है और वो है मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम। अगर हम ले आए जो यूरोप के अंदर है तो उससे जो धांधली करने का इंसेंटिव है वो बहुत ज्यादा खत्म हो सकता है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सर। होप कि इंशाल्लाह सर ऐसा हो और ये चीज़ें बेहतर हों। इस टीम को भी तब्दील करना चाहिए सर। ये जो लोग जिनके सबब बीमार हुए, अब उनसे दवा लेने वाला मामला बड़ा इनको तो खराब है। मुस्ताफी होना चाहिए फौरी जी, तौर पर। बिल्कुल, बिल्कुल सही। बारी साहब आप अपना टाइम दिया सर, बड़ा कीमती वक़्त और बड़ी अहम बातें आपने अवाम तक पहुँचाई। आई एम रियली थैंक ग्रेटफुल। यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू।